अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज बात करेंगे नौजवानों की, क्योंकि आज नौजवानों का कौमी दिन था। इस हवाले से मुल्क भर में बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद किया गया। प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी ने यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह भी किया और इस हवाले से नौजवानों को कहा कि 2047 तक हमें अपने मुल्क को डेवलप्ड बनाना है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। इस हवाले से नौजवानों पर कलीदी जिम्मेदारी आयद होती है। वाकई में नौजवान किसी भी मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा होते हैं। ये नौजवान अगर सही डगर पर हो, अगर हिदायत याफ्ता हो तो मुल्क तरक्की कर सकता है, तरक्की की नई नई मंजिलें तय कर सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर खुदा न खास्ता ये नौजवान बदचलन होगा, सही रास्ते पर नहीं होगा, तो कौम की तबाही इसी बात में मुज़मिर है। दुनिया की कुल आबादी का 25% नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब मुल्कों को अपने नौजवानों के सिलसिले में कितना ज़्यादा संजीदा और हसास होना चाहिए वो आप बखूबी समझ सकते हैं। ये नौजवानी ही का आलम होता है कि नौजवान ऐसा कुछ करतबा दिखा सकता है जो कि वो बाकी अपनी उम्र में नहीं दिखा सकता है। उसके पास वो जिस्मानी क़ुव्वत होती है, उसके पास वो ज़हनी सलाहियत होती है, उसके पास वो कैलिबर होता है जिसको बुरोकार लाते हुए नौजवान कोई खास करतबा दिखा सकता है। लेकिन मिन जुमला अगर देखा जाए, इस वक्त पूरे आलम में नौजवान बरादरी कसम की बुराइयों में मुलविस है और ये एक आया बात है कि नौजवान ही की वसातत से फिर मुल्कों के मुल्क तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। रही बात कश्मीर के नौजवान की, इस हवाले से यहां पर मुझे नहीं लगता है कोई तबका हसास है। किसी तबके के पास नौजवानों के तई कोई दर्द है, कोई संजीदगी है, कोई एहसास है कि वो नौजवानों की अहमियत व अफादियत को समझ सके। इधर से नौजवान तबका भी, नौजवान बरादरी भी अपने मर्तबे को, अपने टैलेंट को, अपने कैलिबर को पहचान नहीं सकता है। और ये एक अहम वजह है। फिर हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल कितनी दिगरगों है। कश्मीर के नौजवान की बात चनाचे हम कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर इनके इश्यूज को डिस्कस करना निहायत ही जरूरी है। ऑन द वेरी फर्स्ट, इस नौजवान के साथ जो सियासी मसाइल दरपेश हैं, सियासत के जिस भंवर में ये फंस चुका है, इसको जिस तरह से फंसाया गया है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। अभी तक के जितने भी सियासतदान आए हैं, उन्होंने कभी भी इस नौजवान का अच्छा नहीं सोचा, बल्कि वो इसकी तबाही और बर्बादी के दर पे थे। और यही वजह है कि हमारा नौजवान इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा है। नौजवान जब तालीम हासिल करता है, सबसे पहले तालीम वैसी होनी चाहिए जो कि उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करे, जो कि उसके अंदर बेहतरीन सलाहियत पैदा करे। लेकिन ये तालीम ही अगर बिगड़ी हुई हो तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा नौजवान क्या कौम का असासा साबित हो सकता है या कौम के लिए तबाही का बाइस बन सकता है। आप देख लीजिए यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ के कॉलेजेस में और यहाँ के स्कूल्स में निज़ामी तालीम किस कदर नौजवान के लिए सरासर गैर मुवाफिक है। अब यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री को 4-5 साल तक धकेल दिया गया है, जो कि 3 साल का कोर्स हुआ करता था। इधर से सिलेबस भी ठीक नहीं है। एक स्कूल एक सिलेबस पढ़ाता है, दूसरा सिलेबस पढ़ाता है, तीसरा स्कूल अपना कोई सिलेबस पढ़ाता है कि यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं है इनके पास। स्कूल के अंदर ही इससे बता दिया जाता है तुम एक तबके से हो। सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, उससे बता दिया जाता है तुम किसी दूसरे तबके से हो। जब सूरत हाल ऐसी होगी तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे ये नौजवान क्या करेगा, व्हाट विल ही डू। एंड दैट इज व्हाई कि फिर वो
एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में दर दर की ठोकरें खाता है। तो सबसे पहले जब इस तालीम ने उससे कोई वोकेशन सिखाई नहीं, जफाकशी सिखाई नहीं, जिंदगी के असूल ज़वाबित सिखाए ही नहीं, फिर इस नौजवान को अपना घर का काम करना ऐब महसूस होता है। ये जफाकश नहीं बनता है। 100 रुपया भी ये दिन को नहीं कमाता है, लेकिन सूट बूट इसका जबरदस्त होता है, स्कूटी और मोबाइल फोन कमाल का होता है। यही वजह है कि तालीम उसको वो नहीं मिली है जिसकी वसातत से वो कोई अच्छा काम, अच्छा करतबा दिखा सके। फिर आप आइए एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर, तो इसके तो भाई क्या कहने हैं। जिन एजेंसीज पर हमारा भरोसा था, जिन लोगों पर हम यकीन रखते थे कि भाई ये तो कौम के मतवाले हैं, हम दर्द हैं, वही जब खाइन निकले तो आप किस बेहतरी की उम्मीद रख सकते हो। मुझे तो जबरदस्त तरस आता है उस नौजवान पर जो किसी एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करता है, जबरदस्त मेहनत करता है। गांव का बच्चा यह होता है, श्रीनगर की तरफ चला जाता है, श्रीनगर में दिन रात मेहनत करता है, फिर ऐन मौके पर उससे कहा जाता है कि भाई हमने इस एडवर्टाइजमेंट को ही वापस ले लिया है। फिर ऐन मौके पर बता दिया जाता है कि इस एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में बहुत सी खामियां हैं, इसमें करप्शन हो गई। बाज बच्चों ने एग्जाम्स भी दिए होते हैं, उनका सिलेक्शन लिस्ट भी सामने आ चुका होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर ऐन मौके पर उन्हें बता दिया जाता है कि नहीं भाई तुम इसके अहल नहीं हो। गलती तो किसी और ने की थी, फ्रॉड तो किसी बंदे ने किया है, चंद लोगों ने किया है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो पूरी नौजवान बरादरी को उठाना पड़ता है। ये हाल है यहां पर एम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद आप देख लीजिए यहां पर इस वजह से फिर नौजवान की जहन के ऊपर बहुत सारा नफ्सियाती दबाव भी पड़ता है। उससे शादी करनी होती है, शादी की उम्र तो वो पार कर चुका है, लेकिन अभी तक शादी नहीं की है, और हम इस चीज को हल्के में ले रहे हैं। हमारी आने वाली जो नस्ल है, हमारा आने वाला जो कल है, वो कितना भयानक होगा, वो कितना खतरनाक होगा। यहां पर कहतो रिजाल होगा। इस सिलसिले में नौजवानों के ऊपर बहुत सारा नफ्सियाती दबाव भी पड़ता है। वो आजकल देख रहा है मोबाइल फोन के ऊपर कि दुनिया कहां पहुंच गई है, और उसके बाद ये अपने ऊपर नजर डालता है, उससे अपना आप बिल्कुल यूजलेस महसूस होता है। और यही वो बुनियादी वजह है फिर हमारे नौजवानों को हार्ट अटैक्स आते हैं। वी थिंक शायद ये कोई बीमारी है जिसका इलाज जब दवाई से करते हैं, बट वी डोंट थिंक ये वो बीमारी है जो यहां पर होती है, जो किसी से डिटेक्ट नहीं होती है। बाज़ औक़ात नौजवान भी इस बीमारी को डिटेक्ट करने से कासिर रहता है, लेकिन ये दबाव जो अंदर बढ़ता चला जाता है, ऐन मौके पर ये इतना बढ़ता है कि इस नौजवान को फिर अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ता है। फैमिली का प्रेशर, हमसाईदारी में प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, भाई शादी कब करोगे, जॉब क्या है, कितना कमाते हो, कहां क्या करते हो आज। ये भी एक अहम प्रॉब्लम है जो हमारा नौजवान इस वक्त साइकोलॉजिकल एतबार से फेस कर रहा है। इन द मीन वाइल वकीन के ज़माने में भैया स्ट्रिक्टली यथ कत पर फोकस करना, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। मेरे नौजवान बाहर निकलो, ये जो आपका कमरा है इसके अंदर कुछ नहीं है, आपका मोबाइल फोन है इसके अंदर कुछ नहीं है। बाहर की दुनिया में देखो, घूमो फिरो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे मौके हैं जिनसे आप अपनी, अगर मैं कहूं कोई अच्छी खासी माशी जिंदगी नहीं गुजार सकते हो, लेकिन आप कम से कम और बुनियादी सतह की माशी जरूरियात पूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपना ही काम करने में शर्म महसूस की तो काम कैसे चलेगा। कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर हर किसी के पास थोड़ी बहुत जमीन है, मकान है, भाई इसको यूटिलाइज करो। गवर्नमेंट भी इस हवाले से बहुत सारी स्कीम्स दे रहा है, उनका इस्तेमाल करो। ऑफिस में जाओ, उन्हें बोलो ये हमारा हक है। एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा ताल्लुक आपके नफ्सियात के साथ है, आपके लाइफस्टाइल के साथ है, मोबाइल फोन के साथ नहीं है। यह आपके ऊपर डिप्रेशन बढ़ाएगा, यह आपका जो दिमाग है इससे जंग आलूदा करेगा। बाहर की दुनिया में जाओ, घूमो फिरो, जफाकशी का मुजाहिरा करो।
اور محسوس مت کرو. اور اگر محسوس کرنی ہے تو بھیک مانگنے میں کرنی ہے, کسی اور کام میں نہیں محسوس کرنی ہے. دونوں آس پاس کی طرح مواقع ہیں آپ کے پاس. کم سے کم بنیادی سطح کی ضروریات آپ ڈیفینیٹلی آئی بلیو پوری کر سکتے ہو. ہمارا آج کا نوجوان ڈرگس میں مبتلا ہو چکا ہے, ڈرگس کا شکار ہو چکا ہے. ہماری پوری جو برادری ہے دیکھتی ہے کہ یہ نوجوان ڈرگس کا شکار ہوتا ہے, ہم اسے آئسولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اس نے غلطی کر دی, لیکن ہم یہ کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جائے, اس نوجوان کے پاس جائے, اس سے کہیں یار کیا بات ہے, کس چیز نے آپ کو ڈرگس کی طرف لے لیا ہے. ہو سکتا ہے اس سے کوئی معاشی پرابلم ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی سہارے کی ضرورت ہو, اور وہ سہارا میرے پاس ہو. کل تک یہ تو میرا دوست تھا, میرا رشتہ دار تھا, لیکن جو ہی یہ ڈرگ ایڈکٹ بن گیا میں بالکل ناتا اس کے ساتھ توڑ دیتا ہوں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بالکل کوئی اچھی بات نہیں ہے. کوئی سماجی پرابلم دور کرنے کے لیے ہمیں صرف سرکار پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے, سرکاری اہلکار پر نظر نہیں رکھنی چاہیے, ہمیں تھوڑا بہت اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر محلہ کمیٹیز کے لیول پر, این جی اوز کے نام لیول پر اگر ہم ان نوجوانوں تک رسائی حاصل کریں گے, ڈیفینیٹلی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوجوان اس بری عادت سے دور ہو جائیں گے. لیکن اس سلسلے میں جو لوگ ڈرگ پیڈلنگ کرتے ہیں, خود ڈرگس کا استعمال نہیں کرتے لیکن ان نوجوانوں کو اس میں ملوث کرتے ہیں, اس کا عادی بناتے ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت قانون بنانے چاہیے اور ان کو سخت سے سخت کارروائی کے تحت انہیں سبق سکھانا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, قابل تحسین بات ہے کہ لاسٹ ایئر میں جموں کشمیر پولیس نے اس حوالے سے بہت اچھی خدمات دی ہیں اور بہت سارے نوجوانوں کو ڈرگ پیڈلنگ کے نام پر پابند سلاسل کر دیا ہے. اور سننے میں آیا ہے ایز پر رپورٹس کہ ان ڈرگ پیڈلرز کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کو سیز کر دیا جائے گا. یہ بھی بہت اچھا قدم ہے. اور میں اس سلسلے میں یہ بات بتا دوں کہ جب کوئی آپ کے سماج میں جب بھی کوئی بندہ غلط کام کرے گا, غلط حرکت کرے گا, اور محسوس نہیں کرنا چاہیے اس سے سزا دینے میں. اشاک آتھا گمت لڑت, ہمیں ایک بری عادت لگ گئی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی کریس معاف, پرواہ کی چکری خدا معاف. یاد رکھیں قرآن نے کہا ہے کہ قصاص کے اندر آپ کی زندگی ہے, آپ کی قوم کی زندگی ہے. اگر آپ نے مجرم کو سزا نہیں دی, غلط حرکت کرنے والے کو سزا نہیں دی اور سرِ راہ سزا نہیں دی تو یہ بیماری آپ کے پورے سماج کو لپیٹ لے گی. اس سلسلے میں اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.